एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो देख के आप थंबनेल से आए हो यहाँ पे, वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि हर किसी को ये शिकायत रहती है, या ये बोल लो आप कि हर किसी को ये चीज़ें जाननी रहती है कि क्यों क्यों लोग हमें हर्ट करते हैं, क्यों लोग हमारे साथ गलत करके जाते हैं जबकि हम उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। तो इस चीज़ के लिए आप इसका अगर आंसर चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको इसका बहुत ही क्लियर और सही से आंसर दूँगी, जिसके बाद आपको ये डाउट और ये क्वेश्चन आपके मन में कभी नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिए एंड तक, वरना बीच में अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कोई चीज़। फिर आपको डाउट रहेगा कि यहाँ पे क्या होगा, वहाँ क्या होगा। इसलिए आप क्लियर पूरा वीडियो सुनना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि जब स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग में जब आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, नॉर्मल भी चल रही होती है ना, तो किसी ऐसे इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। अगर आप फीमेल हो तो किसी मेल की, अगर मेल हो तो किसी फीमेल की, ऐसे इंसान की जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मैं ऑपोजिट किस वे में बात कर रही हूँ, मैं आपको आगे समझ में आएगा। तो क्या होता है ना कि जब स्टार्टिंग में वैसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, तो उस टाइम वो लोग आपको इतना अलग लेवल का फ़ील कराते हैं, आपको इतना अचानक से इतना स्पेशल फ़ील कराएँगे जैसे कि आपसे स्पेशल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इतना आपको खुद से प्यार करवाने पे मजबूर करा देंगे, इतना आपको अटेंशन देंगे, इतना आपकी केयर करेंगे कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये इंसान मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। फिर आप धीरे धीरे उस इंसान से अटैच्ड होने लगोगे। वो इंसान धीरे धीरे आपको खुद पे डिपेंडेंट बनाने लगेगा इमोशनली। आप खुद को ये मोस्टली किन लोगों के साथ ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा इमोशनल टाइप के होते हैं, या जो खुद की उतनी वैल्यू नहीं करते, जो पीपल प्लीज़र टाइप आप बोल सकते हो कि जो लोग होते हैं, ऐसे लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं। क्योंकि उनको पता रहता है कि कैसे इन लोगों को अपने काबू में करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि कौन से लोग इनके टारगेट होते हैं। मैं ये क्यों बोली हूँ कि इमोशनल लोग इनके मेन टारगेट होते हैं, क्योंकि देखो आप, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं, जो अपनी वैल्यू समझते हैं, किसी और के वैलिडेशन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। कि अगर वो इंसान मुझे बोलेगा कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ तो मैं खूबसूरत हूँ, वो इंसान मुझे बोलेगा कि तुम वर्दी हो तो मैं हूँ, अगर वो नहीं बोलेगा तुम वर्दी नहीं हो तो मैं खुद में वर्दी नहीं मानूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसको पता रहता है कि वो क्या है, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या खूबियां हैं, उसको सब पता रहता है। तो ऐसे इंसान वो लोगों के टारगेट नहीं होते, क्योंकि उन पे इनका कोई कंट्रोल, कोई भी मर्जी नहीं चल पाती है। क्योंकि वो लोग खुद वो चीज़ें समझते हैं कि हाँ कौन उनको क्या किस वे में उनको ट्रीट करने आ रहा है, कौन उनसे प्यार करता है, या कौन उनके साथ कैसे रहने आ रहा है और कौन नहीं। और लेकिन वो जो बेचारे इमोशनल लोग होते हैं ना, वो इनके टारगेट बनते हैं। क्योंकि वो लोग हमेशा सेल्फ डाउट करते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं वैसे लोग। तो वो लोगों को वो टारगेट बनाते हैं। क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में लव बॉम्बिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, इतना प्यार से आपके साथ आपको ट्रीट करेंगे, इतने आपको स्पेशल फील करा देंगे कि आप यहाँ से पहले यहाँ चले जाओगे। और जब उन्हें लगेगा ना कि हाँ आपको अब आदत लग चुकी है, चाहे वो वीक्स में हो या मंथ में या 2-3 महीने में हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के इमोशनल हो। तो जितने ज़्यादा आप इमोशनल होगे ना, उतने ज़्यादा ये आपको उतने टाइम तक, जब तक उनको रियलाइज़ ना हो कि आप अब उनके कंट्रोल में हो रहे हो, तब तक वो आप पे वो लव बॉम्बिंग करते रहेंगे, आपको फुल अटेंशन देंगे। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लगता है कि जब उनको पता चल जाता है कि अब आप पूरे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो वो इंसान पे, तब वो इंसान क्या करता है, तब वो आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा। और कंट्रोल ऐसे नहीं, अचानक से नहीं, धीरे 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 वो आपको ना, पहला चीज़ वो क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाता है ना कि आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो, तो सबसे पहला चीज़ वो क्या करते हैं कि वो आपको सबसे आइसोलेट कर देते हैं। हर किसी से आइसोलेट करने का मेरा मतलब है कि वो सबसे आपको दूर कर देते हैं, अकेला कर देते हैं आपको, खुद को। आपके फ्रेंड से आपको दूर कर देंगे कोई भी रीज़न से। आपका माइंड वॉश इतना ज़्यादा किया जाएगा कि आपके दोस्त बुरे हैं या आपके साथ बुरा चाहते हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपके कोई मेल अगर फ्रेंड्स हैं जो सही हैं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि वो दूसरे लेवल वाला फीलिंग नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपको समझते हैं, आपको सही गलत सिखाते हैं,
या अगर आप मेल हो तो आपकी कोई फीमेल ऐसी फ्रेंड होगी, पहले ये लोग उनको साइड करते हैं। क्यों करते हैं ये चीज़? कोई भी रीज़न से बोल सकते हैं कि आपको हमें जेलसी हो रही है ये वो, लेकिन मेन रीज़न इनका ये रहता है ना कि अपोजिट जेंडर के इंसान को पता रहता है कि हाँ, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वो इंसान समझता है कि हाँ, ये इंसान इसके साथ कब क्या करने वाला है और ये किस टाइप की मेरी फ्रेंड है, तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। तो अगर आपके साथ जब वो इंसान गलत करेगा तो आप जाके अपने फ्रेंड को बताओगे या शेयर भी करोगे कि देखो ये ऐसा मेरे साथ हुआ, तो वो आपको गाइड करेगा। इसीलिए उनके सबसे पहले टारगेट ही आपके फ्रेंड्स होते हैं, अपोजिट जेंडर वाले। जब वो फ्रेंड्स को इन्होंने साइड कर दिया, फिर आपके फीमेल फ्रेंड्स पे, या आप मेल हो तो मेल फ्रेंड्स में भी आप ये देखेंगे कि कौन ऐसे हैं जो आपको सही गाइड करते हैं। उनसे आपको दूरी बनवाने लगेंगे कोई भी रीज़न से, चाहे उनके बारे में गलत गलत बोल के या कुछ भी आपके माइंड में भर के। उसके बाद आपकी फैमिली में भी आपको गलत बताने लगेंगे किसी भी वे में, या तो आपकी फैमिली को कुछ गलत बोलेंगे या आपके मन में ऐसा बिठा दिया जाएगा कि आपकी फैमिली बुरी है, आपका बुरा चाहती है। और थर्ड चीज़ कि आपका करियर से आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके कोई स्पेसिफिक बड़े गोल्स हैं अपनी लाइफ को लेके, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, वहाँ पे ये लोग आपको रोक लगाएंगे। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपको इस वे में बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें गलत है, मैं नहीं करूँगी, नहीं बनूँगी सेल्फ डिपेंडेंट, या नहीं बनूँगा सेल्फ डिपेंडेंट। इस टाइप का हो जाता है। लड़कों में मैं ये चीज़ें नहीं जानती इस पॉइंट पे, लेकिन मैं लड़कियों को ये चीज़ें जानती हूँ। मैं 100% ये चीज़ें बोल सकती हूँ कि इस वे में होता है। क्योंकि वो, अगर उनका ये क्यों रहता है कि करियर से वो आपको क्यों डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। क्योंकि उनका डर रहता है कि अगर आप वर्किंग हो जाओगे, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, तो आप उनकी गुलामी नहीं करोगे। आपको अपनी वर्थ पता चल जाएगी कि मैं क्या हूँ और मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। आप सही गलत समझने लगोगे, आप समझने लगोगे कि कौन आपको बस स्वीट पॉइज़न बन के यूज़ कर रहा है और कौन रियल में आपके साथ स्वीट है। आप इसका डिफरेंशिएट करने लगोगे। आपको समझ होने लगेगी, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे इमोशनली, फिज़िकली, किसी भी वे में। ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वो, उनका डर रहता है कि फिर आप उनके कंट्रोल में नहीं रहोगे। इसलिए वो आपको करियर से भी दूर कर देते हैं। और जब वो सब चीज़ों में कामयाब हो जाते हैं, हर चीज़ें, आप करियर को भी साइड कर देते हो उनके लिए, आप अपने फैमिली को भी साइड कर देते हो, अपने फ्रेंड्स को भी साइड कर देते हो। जब आप कंप्लीटली अकेले हो जाते हो, तब उस टाइम भी आपको फ़ील कराते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ इस टाइम पे बस मैं हूँ, तुम्हारे मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। इस तरीके से वो आपको खुद पे डिपेंड करते हैं। और जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो, वो आपको, और डे बाय डे पहले तो जब आपको वो हर तरीके से आइसोलेट कर देंगे, तो कुछ टाइम तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे ताकि आपको आदत हो जाए ऐसे आइसोलेट होकर रहने की, बस उन पे डिपेंडेंट रहने की। उसके बाद ये अपना असली चेहरा दिखाते हैं। अब तक जो स्वीट बने रहते थे ना, अचानक से उनका रंग बदल जाएगा। वो एब्यूज़िव हो जाएंगे, आपको गालियाँ वगैरह देने लगेंगे, बात बात पे आपकी लड़ाइयाँ होने लगेगी पर डे। और कुछ सही चीज़ भी हो फिर भी लड़ाइयाँ। आप पे बात आएगी, आपकी फैमिली को उल्टा-सीधा बोला जाएगा आपके ही सामने। आप कितना भी उनकी इज़्ज़त कर लो, सामने से आपको वो इज़्ज़त नहीं मिलती है। इस वे में आपको गंदा ट्रीट किया जाता है कि आप रोते हो, लेकिन आप उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते। वो इतना आप पे गुस्सा होने लगते हैं, आपको बोलने लगते हैं इतना ज़्यादा ताकि आप दब जाओ, आप अपनी आवाज़ दबा लो। उसके बाद अगर आप कोई सही पॉइंट भी इंसान के साथ डिस्कस कर रहे हो ना कि हाँ देखो, यहाँ पे मैं सही थी या मैं सही था, तुम यहाँ गलत सोच रहे हो या सोच रही हो, मैं दोनों लोगों की बात कर रही हूँ, दोनों जेंडर्स की, तो जेंडर स्पेसिफिक मत बनाइएगा आप लोग इस चीज़ को। तो जब आप बताते हो ना अपना कोई वैलिड पॉइंट कि हाँ, मैं यहाँ पे इस चीज़ पे मेरा यहाँ पे बोलना सही था, तो तुम यहाँ पे गुस्सा क्यों हो रही हो, क्यों हो रहे हो, ये चीज़ तुम्हारा गलत है। वहाँ पे वो आपको, जब उनकी गलती आप पकड़ लोगे, वहाँ पे वो आपको गिल्ट ट्रैप देंगे आप पे वो। आपको इतना ज़्यादा इमोशनल कर देंगे, इतना ज़्यादा गिल्ट में डाल देंगे कि जैसे कि आपको फिर खुद पे रिग्रेट होने लगेगा कि मैंने बोला क्यों? मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, तो इतना कुछ नहीं होता। वो इतना आपको गिल्ट में डाल देंगे कि आपको लगेगा कि मेरा ही गलती था, सब मैं ही फालतू का बोलने गई। इतना ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले लोगों के का टारगेट ही सीधे लोग होते हैं। क्योंकि सीधे लोगों को उतनी समझ नहीं होती है दुनिया की, इतना नहीं। वो लोग अच्छे होते तो वो सबको वैसे ही समझते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरा क्यों करेगा मेरे साथ जब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन वो लोगों का माइंडसेट अलग होता है, उनको लोगों की इमोशन के साथ खेलने में मज़ा आता है।
तो उनका टारगेट ही सीधे लोग बनते हैं। और आप बेचारे या जो इमोशनल लोग होते हैं वो लोग अपना मस्ती कर रहे हैं, गिल्ट में डाल रहे हैं, ये लोग अपना गिल्ट में रोते रहते हैं, बोलते हैं कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्यों बोल दिया। वो इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और वो लोगों के सामने जो इनको इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके सामने जाके ये लोग गिरते हैं, झुकते हैं कि मेरी गलती थी, हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से ये गलती हो गई। बिना गलती के भी वो लोग माफ़ी मांगते हैं, क्यों? क्योंकि उतना उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, इतना उनको गिल्ट में डाल दिया जाता है कि वो इंसान के सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है। तो जब तक आप उस इंसान के साथ रहोगे ना, आपका मेंटल हेल्थ सबसे पहले ख़राब होगा। आप सोच समझ नहीं पाओगे कोई चीज़, आपको समझ नहीं आएगा ना कब क्या करना है। धीरे-धीरे वो आपकी हर चीज़ पे कंट्रोल करने लगेंगे। धीरे-धीरे वो आपके फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट तो बनने देने वाले हैं नहीं। ये लोग आपका मेंटली इतना यूज़ करते हैं, इतना आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं कि आप इतने ऐसे हो चुके होते हो ना, इतना उन पे डिपेंडेंट हो चुके होते हो कि वो कुछ भी कर लें, आप फिर भी उन्हीं के पास जाओगे। चाहे वो इंसान आपके साथ चीट ही क्यों ना कर ले, 10 लोगों के साथ ही क्यों ना घूम ले, फिर भी आप उन्हीं के पास जाओगे। एक बार अगर वो इंसान बोल देना सॉरी, आप फट से चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? क्योंकि वो इंसान ने आपको इतना खुद पे डिपेंडेंट बना दिया है। आपको आदत सी हो गई है, ऐसा एडिक्शन आपको हो गया है ना, जो आप वो इंसान अगर ना दिखे, उससे बात ना हो, तो आपको एंग्ज़ायटी होने लगेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करो। हर चीज़ें आपको बुरी लगने लगेगी। बहुत ड्रग से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है ये चीज़, एडिक्शन लोगों का। और ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं अपना एडिक्शन लगाने में। फिर जब आप पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट हो जाते हो, अपना सब कुछ छोड़ देते हो, तो धीरे-धीरे वो आपके सोशल मीडियाज़ पे भी अपना दावा बोलते हैं। मतलब अगर कहीं आपके सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप पे, इन सब पे भी वो अपना धावा बोलते हैं कि उन सब पे भी वो धीरे-धीरे आपका रोक लगाते हैं कि तुमको ये चीज़ें नहीं डालनी है, तुमको खुद को हाइड रखना है, तुमको ना पब्लिक में कुछ फ़ोटोज़ डालनी है, ना तुमको किसी को फ़ॉलो करके रखना है, कुछ भी नहीं, हर चीज़ पे वो अपना कंट्रोल रखते हैं। खुद वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनको पूरी फ्रीडम चाहिए, लेकिन आपकी फ्रीडम वो पूरी छीनेंगे। फिर आपके वो कपड़ों पे आएँगे कि आपको कपड़े में क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। अरे! हमें भी पता है ना कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं। हमारी बॉडी है, हमें अब पता रहता है ना अपने बारे में ज़्यादा कि आपको पता होगा। लेकिन वो लोग इतना इस लेवल का गिल्ट ट्रैप में डाल देते हैं कि अगर आप कभी अपने लिए बोलोगे भी ना कि नहीं मेरा सोशल मीडिया है या मेरा कपड़ा है, मैं अपने अकॉर्डिंग पहनूँगा, पहनूँगी, तो वो लोग आपको ऐसा गिल्ट ट्रैप में डालोगे कि आप फिर पागल हो जाओगे। फिर आप उन्हीं के पास जाओगे, उन्हीं के आपके साथ चाहे कितना भी बुरा हो जाए, आप किसी को चाह के भी नहीं बता पाते, अपने फ्रेंड्स से भी नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि आपको रहता है ना कि इतने टाइम से मैंने उन लोगों से बातें नहीं की, उन लोगों की वजह से ही जिसने आपको पूरा हर तरीके से आइसोलेट कर दिया था, उनके वजह से आप बात नहीं कर रहे थे अपने क्लोज़ फ्रेंड से भी। तो जब आपको कुछ ज़रूरी इमरजेंसी भी हो रही है या कुछ आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, तब भी आपको शेयर करने का मन करेगा उनसे कि अभी मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि आपको बहुत गंदा फ़ील हो रहा है, आप अकेला फ़ील करते हो, लेकिन आप नहीं कर पाते हो कि वो लोग आपको सेल्फ़िश बोलेंगे कि जब इसको नीड हुई तब मेरे पास आ रही है, आ रहा है। जब ज़रूरत नहीं थी तो ये मुझे हट छोड़ दिया था अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जिनके लिए भी आपने किया था उनके लिए, तो वहाँ से भी आप नहीं कर सकते। ये लोग यही तो चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स भी उन लोग के साथ शेयर नहीं कर पाओ। कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, इन्हीं लोग के पास आओ आखिर में आप और कंट्रोल होते रहो। लेकिन अगर हिम्मत करके बिना कुछ सोचे समझे, अगर आपको पता है कि हाँ, अगर 10 फ्रेंड्स में से आपके कोई एक भी ऐसा है ना जो कभी आपका बुरा नहीं चाहता, जो आपको पूरी तरीके से समझता है, भले आपका उससे 1 साल बात ना हो, लेकिन अगर 1 साल बाद भी आप उससे बात करने जाओगे ना, वो आपके लिए रेडी रहेगा या रेडी रहेगी। तो ऐसे इंसान को तो मैं तो बोलूँगी डेफ़िनेटली, अगर आप इस सिचुएशन में हो ना इस टाइप के, तो आप उनके पास जाओ, उनसे हर चीज़ें शेयर करो। अगर आप उनसे माफ़ी माँग लो कि मैं इतने टाइम से कॉन्टैक्ट नहीं रखी, उसके लिए आप माफ़ी माँग लो, लेकिन आप कॉन्टैक्ट करो, अपनी चीज़ें शेयर करो, वरना आप घुट-घुट के ख़त्म हो जाओगे। ये इतना ख़राब चीज़ होता है ना कि आप मेंटली ख़त्म हो जाओगे ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपकी लाइफ़ एकदम बस खींची चली जाएगी, आप जियोगे नहीं अपनी लाइफ़ को। इसको शेयर करना, अगर आप किसी फ्रेंड से शेयर नहीं करना चाहते, तो आप किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। ऑनलाइन कितने थेरेपिस्ट होते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ सही करो।
अगर आपको नहीं कंसल्ट करना है अपने फ्रेंड से, नहीं शेयर कर पा रहे, आपको गिल्ट है कि इतने टाइम से मैं कांटेक्ट नहीं किया, नहीं कि अचानक से मैं कैसे करूँ, अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है ना, तो मैं तो बोलूँगी आप थेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। आजकल आप ऑफलाइन नहीं जा सकते तो ऑनलाइन भी कितने थेरेपिस्ट होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को समझेंगे, आप क्या फ़ील कर रहे हो, क्या नहीं, आप खुल के उनसे बता पाओगे जिससे आपको वो सॉल्यूशन देंगे। और अगर थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करने में अगर आपको सोचना पड़ रहा है ना, तो पहली बात कि आप उस इंसान को छोड़ो, दूर हो जाओ वहाँ से। मैं जानती हूँ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला है, चाहे आप लड़का हो या लड़की। फीलिंग्स अगर आपके अंदर है ना, आप इतने इमोशनल लोग ना बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं हर चीज़। सोच के भी उनको खौफ सा आ जाता है कि हाँ, अगर मैं इस इंसान को छोड़ दूँगी तो मैं कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा। वो लोग जीते जी मरते हैं। लेकिन एक बात बताओ आप, घुट-घुट के 10 दिन में मरने से अच्छा आप एक ही दिन मर जाओ। एक ही दिन में सब ख़त्म कर दो। 10 दिन बाद या कम से कम आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, आप रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर आप वहाँ रहे तो आप घुट-घुट के तो ख़त्म हो जाओगे। जो आपको 10 दिन जीना है, 1 दिन में ही आप ख़त्म हो जाओगे। वो लोग तो आपको डेली अब्यूज़ करेंगे, डेली लड़ाइयाँ होंगी, डेली टेंशन होगा, आप अपने ना घर पे फ़ोकस कर पाओगे, ना फैमिली को टाइम दोगे, ना अपने करियर को दोगे, ना खुद को टाइम दोगे, खुद की आपकी हालत बेहाल हो गई रहेगी। कितने आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे, मेंटली आप पागल से हो जाओगे, ना आपको नींद आएगी सही से, डिप्रेस्ड रहोगे आप हर वक़्त। आपको आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, आपको शांति से एक बार क्लियर करके उस जगह से आपको निकल लेना है। आपको सिंपली बोलना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप खौफ से रहते हो उस इंसान से कि वो इंसान मुझे फिर लड़ाइयाँ ना हो जाए हमारे बीच, आप थक चुके रहते हो लड़ाइयाँ से, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप बस सिंपल से शांति से बात करो। अगर कॉल पे मैसेज पे नहीं हो रहा है तो आप सामने से फेस टू फेस बात करो, लेकिन एक बार क्लियर करो कि देखो ये चीज़ें हैं जो मुझे हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अगर आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो इन सब चीज़ों में, तो ठीक है, वरना ये रिश्ते को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आपको बिना इमोशनल हुए ये लाइनें अपनी बोलनी है, उस इंसान के सामने रखना है। उसके बाद आपको उस इंसान को कुछ टाइम देना है। आप 1 वीक दो, 2 वीक दो, अगर उतने में अगर इम्प्रूवमेंट आता है रियल में, बस दिखाने के लिए नहीं, एक्शंस में, वर्ड्स पे मत जाना। एक्शंस में अगर आपको दिख रहा है ना कि हाँ, डिफ़रेंस आया है, तब आप रह सकते हो वहाँ पे। लेकिन आपको दिख रहा है कि आपके बोलने पे उस टाइम आप बोल दिया गया कि हाँ, ठीक है, सब सही रहेगा, लेकिन फिर तुरंत वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपके साथ, फिर आप बोल रहे हो, फिर रिपीट हो रही है, फिर बोल रहे हो, फिर रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे आपका चांस देने का कोई यहाँ पे आपको चांस देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाथ जोड़ो, वहाँ से निकल लो। ज़िंदा रहना है ना, सही सलामत रहना है ना, निकल लो वहाँ से। क्योंकि वहाँ पे आप रहोगे मेंटली ख़त्म हो जाओगे। और आपको शांति से ही एक बार खुद से बात करनी है, खुद से अकेले में बैठ के पूछना है कि क्या मैं ये चीज़ें डिज़र्व करती हूँ? क्या मैं बिना वजह लोगों की गाली सुनने के लिए बनी हूँ या बना हूँ? क्या मैं लोगों के ताने सुनने के लिए बनी हूँ या बना हूँ? क्या मैं लोगों से कंट्रोल होने के लिए हूँ? क्या मेरे सामने मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को बुरा बोला जाएगा और मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता? क्या ये चीज़ें के लिए मैं बनी हूँ? क्या मैं इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करती? आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड मत रहो। मैं तो शुरू से ये चीज़ें बोलती हूँ, आप लोग से भी मैं बोल रही हूँ, फाइनेंशियली किसी बंदे-बंदियों पे डिपेंडेंट मत रहना आप कभी। ये चीज़ें तो आप कभी रखना मत। अगर ये चीज़ें आप नहीं है आप में तो बहुत अच्छी बात है। अगर है तो आप ये चीज़ें कम कर दो या छोड़ ही दो। जब तक शादी नहीं होती ना, आप सामने वाले पे डिपेंड रहना छोड़ दो फाइनेंशियली। और इमोशनल लेवल का बात रहा, यहाँ पे हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो यहाँ पे दिमाग को काम कराना पड़ेगा। जब आपने ये खुद से पूछा तो आंसर तो ये तो नहीं आया कि हाँ, मैं इतना गाली सुनना या ये सब
गलत चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, तो वहाँ पे खुद से बोलो कि तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ फिर। ये चीज़ें पूछनी है कि क्या मैं ये चीज़ें अपने फ्यूचर पार्टनर में चाहता हूँ। और अगर इस इंसान के साथ मेरी शादी हो गई तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी। आपके पास पूरा वो इमेज क्रिएट हो जाएगा आपके सामने, आपके माइंड में, कि कैसी आपकी लाइफ होने वाली है अगर इस इंसान के साथ आपकी शादी हो गई। और दूसरी तरफ आपके माइंड में ये भी क्रिएट होगा उसी टाइम कि अगर आप किसी और के साथ रिश्ते में नहीं रहते हो, आप नहीं करते हो शादी, आप अकेले रहते हो फिर भी आपकी लाइफ कैसे रहेगी। सामने दोनों चीज़ का कंपैरिजन होगा, आपके माइंड में होगा, सामने नहीं, आपके दिमाग में। आपको क्लियर कट इमेज दिख जाएगी कि आप अकेले में कितना खुश रह सकते हो, आप खुद की मर्जी से कम रह सकते हो। आपकी लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी पे आपका कंट्रोल तो रहेगा कम से कम। कोई और आके हक नहीं जताएगा ना, कोई और नहीं बताएगा तुमको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सांस लेना है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। आपकी लाइफ है ये, किसी और को नहीं जीना है। हर टाइम वो लोग आपके साथ नहीं रहते हैं, चाहे आप घर पे रहो या साथ में रहो उनके, या दूर रहो, कैसे भी रहो, लेकिन हर टाइम आप रहते हो खुद के साथ। 24 घंटे आप रहते हो खुद के साथ। आपके अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं उस रिश्ते के लिए, उस रिश्ते के वजह से, या खुद के लिए कितने घटिया थॉट्स आते हैं, खुद को कितना आप डिमोटिवेट कर देते हो, लो कॉन्फिडेंट कर देते हो। फिर भी अगर उस जगह पे हो तो सोचो आप ख़त्म हो। इसीलिए अगर थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है ना, आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है ना कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से अब मुझे नहीं सहना, तो बात मान लो उसकी, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट। जब आपको आंसर मिल जाए, जब आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ मैं अच्छा चीज़ डिज़र्व करती हूँ, भले मेरे को किसी और के पास नहीं जाना, मैं खुद के साथ रहूँगी, अकेले रहूँगी या रहूँगा, लेकिन मैं खुद को संभाल लूँगी, लेकिन इस जगह पे मैं नहीं रहूँगा। तो जब आप डिसाइड कर लेते हो ये चीज़, उस टाइम आपको अड़े रहना है, खुद से वादा करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी फैमिली की कसम खा लो कि नहीं, वापस मैं नहीं जाऊँगी उस रिश्ते में। चाहे कितना भी मुझे मैनिपुलेट किया जाए, कितना भी मुझे गिल्ट में डाला जाए, कितना भी मेरे साथ कुछ ना हो जाए, मैं नहीं जाऊँगी। आप अपनी लाइफ ख़त्म करना चूज़ कर लेना, लेकिन ऐसे इंसान के पास जाना आप चूज़ मत करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये चूज़ करो ख़त्म करना खुद को। मैं बोल रही हूँ अगर लास्ट ऑप्शन भी आपके पास बचा ना, तो आप वो कर लेना, लेकिन वैसे इंसान के साथ आप मत जाना। या तो आप कहीं ऐसी जगह भाग जाओ जहाँ आपको कोई कांटेक्ट ना रहे वैसे लोगों से। बस हट जाओ, आप कहीं दूर चले जाओ ऐसे लोगों से। आप जब हट जाओगे ना, उसके बाद आपकी लाइफ क्या रहेगी और पहले क्या रहेगी, ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। आपका दिमाग शांत रह जाएगा। दिमाग शांत रहना आपकी लाइफ सही है। दिमाग शांत नहीं, कुछ नहीं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितनी ही लग्जरी लाइफ हो, लेकिन अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है ना, कुछ भी सही नहीं रहेगा। तो अब सोच लो आपको क्या चूज़ करना है। अपना मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करना है या मेंटल पीस चाहिए आपको। और एक और बात मैं बताती हूँ, आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कभी ना कभी कि ऐसे लोग आखिर हमारे साथ ऐसा करते क्यों हैं। हम इनके साथ कभी कुछ वैसा नहीं किए रहते हैं, तो ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों हम ही इनके टारगेट बने, कोई और नहीं। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हम बिना मतलब का इतना पेन सह रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपके मन में अगर आया है ना, तो बहुत सही है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ से रिलेटेड है। इतना भी अगर आपके मन में आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपका दिमाग अभी खुला है, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। बंद होने से मेरा मतलब है कि वो इंसान का हर पूरी तरीके से कंट्रोल आप पे नहीं हुआ है। कुछ परसेंट भी आपका ऐसा हिस्सा है जो अभी भी कंट्रोल नहीं है, आपके कंट्रोल में है। तो जो आपको सोचने समझने की क्षमता दे रहा है कि अभी से भी सोचो समझो कि तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, इसका जवाब ढूंढो। तो इसका जवाब आपको मैं दे रही हूँ आज। आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो देखो, मैं आपको सिंपल सा वे में बताती हूँ। भगवान को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन के आप होगे, भगवान होते हैं, इतना आप मानते हो। अगर आप किसी की पूजा करो ना करो, आप खुद से मानो कि नहीं, आपको अगर नहीं लगता है कि भगवान नहीं होते तो ठीक है,
आपको इतना तो लगता होगा ना, इतना तो बिलीव होगा ना कि हाँ कोई एनर्जी है जो हमसे बड़ी है, जिसने ये हर पूरी दुनिया बनाई है। इतना आपको पता होगा ना। बस तो बस इतना आप समझ जाओ कि जब आपको इम्प्रूव करना होता है, जब आपकी लाइफ में चेंजेस लाने होते हैं, आपको लाइफ लेसन देने होते हैं, तब भगवान ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे होता है, इस तरीके से कौन लेसन देता है, ऐसे कौन कुछ करता है। तो ऐसे ही होता है। मैं बताती हूँ आपको ये लोग ऐसा करते क्यों हैं एग्जैक्टली, मतलब भगवान के थ्रू कराया क्यों जाता है ऐसे लोगों से आपकी लाइफ में ऐसा चीज़। देखो, भगवान हमें हमेशा इम्प्रूव करते हैं। आपको एक चीज़ तो पता होगा ना कि हर इंसान, जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं, उनको कोई ना कोई पर्पस से आए हैं, उनको कुछ ना कुछ करना है यहाँ पे रह के। और जब उनका पर्पस ख़त्म हो जाएगा वो यहाँ से चले जाएंगे। मतलब आप समझो कि आप किराए के घर में हो, जब तक आप किराया दे रहे हो अपने घर में, वहाँ पे रह रहे हो, लेकिन आपको कुछ काम है, आप वो अपना काम कर रहे हो, साथ में किराया दे रहे हो, काम कर रहे हो। मतलब किराए से मेरा मतलब है कि आपका हर दिन कट रहा है। तो एक एक दिन कट रहा है ना, कम हो रहा है ना, तो आपको किराया दे रहे हो। पैसे समझो, जैसे पैसा घट रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है तो पैसा कम हो रहा है, वैसे आपका दिन कम हो रहा है, लाइफ का एक एक दिन कम हो रहा है। तो जब आपका कोई मेन टारगेट है जिसके लिए आप भेजे गए हो यहाँ पे धरती पे, वो जब आपका काम हो जाएगा ना, तो वहाँ से आप चले जाओगे, फिर आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो जब तक यहाँ पे आप हो, आपको लेसन सीखना पड़ेगा। आप जिस पर्पस के लिए आए हो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो ना, ओवर इमोशनल हो ना, ओवर सेंसिटिव पर्सन हो ना, तो आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा डिज़ास्टर्स आएंगे ना, आप इतने ज़्यादा आपको इमोशनली टॉर्चर किया जाएगा, ताकि आप उससे सीखो, लेसन लो और ख़ुद को चेंज करो, ख़ुद को स्ट्रांग बनाओ इमोशनली, ताकि किसी की भी एब्सेंस प्रेजेंस से आपको फ़र्क ना पड़े। वैसा आप इतने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ कि कोई आपकी लाइफ में रहे ना रहे, आप अकेले भी सर्वाइव कर पाओ, बिना किसी पर डिपेंडेंट रहे। अपने लिए बोलना सीख जाओ, आप कोई आपको टॉर्चर ना कर पाए, कोई आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ आपसे कुछ ना करवा पाए। तो भगवान ऐसा नहीं, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भगवान हमें सही तरीके से भी तो सिखा सकते हैं, नॉर्मली भी किसी चीज़ से तो हमें सिखा सकते हैं कि हाँ तुमको ये चीज़ें सीखनी है, तुम ये करो। इतना हमें गंदा तरीके से ट्रीट करने या इतना डीपली हमें तोड़ देने की क्या ज़रूरत थी। तो बिल्कुल सही सवाल है आपका, एकदम पॉइंट पे आपने ये क्वेश्चन पुट किया है। तो मैं इसका भी जवाब मैं देती हूँ। देखो, भगवान पहले बहुत कोशिश करते हैं हमें सिखाने की, चाहे वो किसी और को के थ्रू हो, किसी और को वो चीज़ें कर रहा है या फेस कर रहे हैं, जो आप अभी फेस कर रहे हो ना, वो चीज़ें कोई लोग पहले फेस कर चुके रहते हैं, वो आपके सामने दिखाया जाता है। किसी और से पता चले कि उसके साथ ये हुआ, वैसा वैसा चल रहा था उनकी लाइफ में, या आपके फ्रेंड्स में हो, या अपने अराउंड किसी को देखो, तो वो आपका एक साइन रहता है कि ये देख के सीखो कि तुम्हारे साथ कभी ये चीज़ें ना हो। लेकिन वहाँ पे आप नहीं सीखते हो, आप उसको इग्नोर करते हो या सोचते हो कि हर इंसान ऐसा नहीं होता, या आप फिर भी वीक पड़े जाते हो, वीक ही रहते हो, आप ध्यान नहीं देते। आपको हर तरीके से सिखाया जाता है, फिर भी आप ऐसे कैसे ही रहते हो। तो अब लास्ट ऑप्शन भगवान को इस चीज़ से निकालना पड़ता है कि वैसे इंसान को अपनी लाइफ में भेजते हैं वो लोग कि अब बेटा तू देख, अब तू कैसे नहीं सुधरता। लास्ट ऑप्शन उनका यही बचता है। और देखो, वो इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, आपको पहले खुद से कनेक्ट कर देंगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ अपनी वैल्यू कर रहे हो, उनकी भी वैल्यू कर रहे हो। फिर उसके बाद आपको वो इतना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे कि आप खुद से डिटैच्ड हो जाओगे, आप खुद से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप खुद को समझोगे ही नहीं कि मैं क्या हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। आपको बस वो इंसान दिखेगा, वही इंसान प्रायोरिटी लगेगी। तो ये भी क्यों होता है मैं ये भी बताती हूँ। वो लोग, पहले आप बात समझो, वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, अपने ऊपर आपको डिपेंडेंट कर देते हैं, मतलब अटैचमेंट होती है पहले, आप अटैच्ड हो जाते हो उस इंसान से, उनसे अटैच्ड होते हो, आप खुद से डिटैच्ड हो जाते हो, मतलब खुद को आपको केयर नहीं रहता, खुद की परवाह नहीं रहती है। जहाँ आपने खुद की परवाह करना छोड़ा, जहाँ आपने खुद को वैल्यू देना छोड़ा, हर किसी की नज़र से आपकी वैल्यू ख़त्म, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, हर जगह। तो जब आप
ऐसे लोगों के साथ रहते हो ना, आपको एक टाइम पे रियलाइज़ होता है कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करती, और वही चीज़ें भगवान चाहते हैं। इसी के लिए वो इंसान को मोहरा बना के भगवान आपकी लाइफ में भेजे रहते हैं कि एक टाइम पे ये इंसान ज़रूर समझेगा, समझेगी कि ये चीज़ें मैं नहीं डिज़र्व करता। वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि उस पॉइंट पे आप रियलाइज़ करते हो अपनी इनर पावर। आपको रियलाइज़ होता है, आप खुद के लिए बोलना चाहते हो उस टाइम। आपका डर ख़त्म हो जाता है खोने का कि मैं इस इंसान को खो दूँगा या मेरे साथ क्या होगा आगे चल के। आप कुछ नहीं सोचते, आप बस ये रहता है ना कि मैं ये चीज़ें नहीं डिज़र्व करता, तो अब से नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। आप वहाँ पे खुद के लिए बोलने लगते हो, आपके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है ना, और वो पावर कहीं और से नहीं आती, आपको भगवान ही पावर वो देते हैं। देख लो बेटा, तुम्हारे अंदर ये पावर है, अब तुम ये पावर के साथ जियो, अपने साथ गलत मत होने दो, क्योंकि आगे जिस पर्पज़ के लिए तुम आए हो ना, उसमें तुम्हारा वीक रहना शोभा नहीं देता, सही नहीं है। तो तुमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप जितना डिपेंडेंट रहोगे ना, आप नोटिस करना कि आप जैसे रहोगे ना, उस हार्ट ब्रेक के बाद आप बिल्कुल अपोजिट हो चुके होगे। आपके फियर्स, डर, डर, डाउट, इनसिक्योरिटी या जितनी खराब चीज़ें जो भी हो ना, सब खत्म हो जाता है। जब आप जब आप अपनी लाइफ में इस फेज़ पे आ जाते हो ना, इतना आप सह चुके होते हो, इतना ज़्यादा डीपली हर चीज़ें फ़ील कर चुके होते हो ना, कि जब आपको लगने लगता है कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती, कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता है, किसी को ये राइट नहीं है, ये मेरा लाइफ है। जब इस लेवल का आपका थिंकिंग हो जाता है, पहले आपका थिंकिंग कुछ और रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आप पहले ब्लेम करते रहते हो खुद पे कि मेरी लाइफ ख़राब है इसलिए ऐसा होता है, या आप बुरा ही सोचते रहते हो खुद को। और अब आप सोचते हो कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, आपको अपनी वर्थ पता चल जाती है। आप समझ जाते हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो और क्या नहीं। उस टाइम पे वो इंसान को आपकी लाइफ में भेजने का पर्पस भगवान का पूरा हो जाता है। फिर आप देखोगे कि अचानक से ऐसा होने लगता है ना कि आप ही उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल देते हो, या तो वही इंसान किसी रीज़न से आपकी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे उसका पर्पस पूरा हो गया। उसका पर्पस था आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, चाहे वो आपको तोड़ के ही सही, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे आप अपना बेटर वर्ज़न बन पाओ। तो और आप जब अपना बेटर वर्ज़न बन गए, आपका मिशन कंप्लीट हो गया, तो भगवान आपको उनको हटा दिया आपकी लाइफ से। ये चीज़ें होती हैं। आपको अब एक चीज़ें लग रहा होगा कि तो उनका भी तो कोई उनका भी तो कोई पर्पस होगा, तो हमारी लाइफ में वो क्यों आए? इसका भी आंसर मैं बताती हूँ। देखो, ऐसा तो है नहीं कि बस वही आए, हम भी तो उनकी लाइफ में इन्वॉल्व थे इतने टाइम, चाहे आप जितने भी टाइम रहो। तो क्या वो किसी पर्पस से नहीं आए हैं? ज़रूर आए हैं यहाँ पे। हर कोई यहाँ पे पर्पस से आता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर कोई। तो क्या वो हमसे कुछ सीखे हैं? ज़रूर सीखे हैं, यही तो मेन चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ मेन चीज़। वैसे लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े इमोशनली इमैच्योर टाइप के होते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये चीज़ें समझाती हूँ। आप मान लो कि 2 बच्चे हैं, छोटे-छोटे से बच्चे, जिनको आप कुछ महीने के आप बोल सकते हो कि हैं। दोनों बैठे हुए हैं एक जगह। एक जो बच्चा है, वो उसको पता है, वो बैठा है, मतलब थोड़ा समझ आ जाने वाला बच्चा नहीं रहता है, उस टाइप का, आप कुछ साल का बोल दो, सॉरी मैं महीने बोल दी थी। कुछ साल का, 1-2 साल का बच्चा है, उसको पता है कि उसके पास एक गन है, मान लो, खेलने वाला टॉय गन है। अब मान लो कि सामने कोई बैठा है, मान लो उसकी मम्मा बैठी है सामने। उसको पता है यहाँ से कि अगर मैं इस गन से, मान लो उसमें बॉल ही है, गन से मारोगे, शूट करोगे तो बॉल जाएगा, वहाँ पे उसको लगेगा सामने वाले को। तो जब उसको पता है इतना कि हाँ, मैं अगर मारूँगा तो मम्मा को लगेगा, लेकिन वो फिर भी मारता है। ये नहीं सोचता कि मैं अगर मम्मा को मारूँगा तो फिर मम्मा को हर्ट होगा, और फिर मम्मा आके मुझे मारेंगी या मुझे डाँटेंगी। और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, आप पहले बात सुनो। तो मम्मा आके मुझे मारेंगी, लेकिन वो फिर भी ये चीज़ें नहीं सोचता, वो अपना मस्ती के चक्कर में वो मार देता है मम्मा को। उसके बाद एक दूसरा बच्चा है वहीं पे, वो बच्चा पहले 10 बार सोचेगा कि मैं इससे मस्ती के चक्कर में अपने खेल तो लूँ, लेकिन मम्मा को चोट लग गया तो? और अगर मम्मा को चोट लगा और मम्मा मुझे मारी तो मुझे भी तो। दूसरा वाला जो बच्चा है,
वो बैठा हुआ है, मान लो कि आप पहले बच्चे का आपने देख लिया, अब दूसरा बच्चा का मैं बताती हूँ। दूसरा बच्चा वहीं पे बैठा है, वो क्या सोच रहा है, वो भी उसके हाथ में भी वो गन है, सेम गन है दोनों के पास। तो जो दूसरा वाला बच्चा है वो मारने से पहले 10 बार सोच रहा है, अगर मैंने ये गन से मम्मा को मारा तो मम्मा को चोट लगेगा, मम्मा को हर्ट होगा, मम्मा को हर्ट होगा, मम्मा गुस्सा होंगी और वो आके मुझे मारेंगी या मुझे डांटेंगी, और मुझे वो मारेंगी तो मुझे भी हर्ट होगा, तो मैं इंजॉय भी नहीं कर पाऊँगा सही से, और इमोशनल होकर मैं रोने लगूँगा, मैं अपना मस्ती नहीं कर पाऊँगा कुछ। तो वो बच्चा यहाँ पे सोचता है, समझता है, और फिर वो नहीं मारता, वो अपना दूसरा टॉयज़ से खेलने लगता है। तो इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको क्या सिखाना चाहती थी कि वो जो पहला वाला जो बच्चा है ना, जो अपनी मस्ती के चक्कर में वो जानता है कि हाँ, वो पिटा जाएगा बाद में, लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मा को शूट किया। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि ये वो इंसान है, वो इमैच्योर सा जो इंसान है ना जिसके साथ आप थे, वो इमैच्योर वाला वो बच्चा है। जिसको नहीं पता इमोशंस, उसको नहीं पता कि उनको मारूंगा मैं तो उनको दर्द होगा, या फिर मैं ही पिटा जाऊंगा। और पिटाने से मतलब जो मैंने बोला ना कि मैं जो मारूंगा, मतलब वो जो बच्चा का फीलिंग है कि मैं मार रहा हूँ, अगर मम्मा को वो मार रहा है अपने, तो वो हम लोग हैं जो वो मम्मा का जगह दिए हो ना, या जिनके साथ गलत हो रहा है वो लोग हैं कि उनको हर्ट किया जा रहा है, वो बच्चा वो लोग हैं इमेच्योर लोग, और वो सामने वाले जो बैठे हैं वो हम लोग हैं। तो मान लो कि हमें अगर हर्ट किया जा रहा है, तो उसके बाद रिटर्न में हम अगर कुछ नहीं करना है, हमें नहीं, जैसे कि मैंने बोला ना कि मम्मा आके पीटेगी, तो हमें नहीं पीटना है, वो कर्मा उनको जाके पीटेगा। तो जो मैंने बोला ना कि जब वो बच्चा मार रहा है अपनी मम्मा को, तो वो जो बच्चा है वो इंसान है, जिसको समझ नहीं है, जिसको इमोशंस नहीं पता है कि क्या होता है। मैं अगर उनको मारूँगा तो मुझे भी रिटर्न में मिलेगा, मैं भी पिटा जाऊँगा। लेकिन उसको नहीं पता, वो मस्ती के चक्कर में मार देता है। तो वो जो माँ होती है, वो माँ आप खुद को समझ लो, या जिसके साथ जो चीज़ें गलत हुआ है, आप वो इंसान हो। और वो सामने जो है, जो बच्चा मारा है, वो इंसान है। उसको नहीं पता इमोशंस क्या होता है, तो वो आप पे वो चीज़ें मारा, वो बॉल से मारा, मतलब वो इंसान आपको हर्ट किया, और फिर यहाँ से आप उस इंसान को पीट रहे हो या मार रहे हो, तो ये आप नहीं कर रहे हो, ये उस इंसान का कर्मा उसको बताएगा, जो उसको रिटर्न मिलेगा, जो उसको नहीं पता है। वो मस्ती के चक्कर में जो आपको हर्ट किया ना, उसको नहीं पता कि उसको कर्मा मिलेगा इस चीज़ का, और वो कर्मा किस वे में होता है ना, किस वे में उसको कर्मा मिलेगा उसको खुद नहीं पता, या तो हेल्थ, फैमिली, या उसकी खुद की लाइफ किस वे में जाएगी, उन इंसान को नहीं पता। तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। उस इंसान को नहीं पता कि इमोशंस क्या होती हैं, इसीलिए उस इंसान को भी लेसन सिखाने के लिए आपकी लाइफ में भेजा गया था, ताकि जब आप लोग अलग हो जाओ तो आप अपना लेसन सीख जाओ कि आपको कैसा नहीं रहना है, और उस इंसान को समझ आए कि उसको कैसा बनना है, इमोशंस उसके अंदर आने चाहिए, ये चीज़ें उसको सीखनी है, और इमोशंस पे कंट्रोल रखना खुद का कितना ज़रूरी है ये आप सीख जाओगे। दोनों के लाइफ पाथ अलग अलग हैं, बस एक अपना स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक लेसन सीखने के लिए दोनों को एक लाइफ एक साथ जोड़ा गया था। जो तो वो बच्चा, दूसरा वाला बच्चे का मैं बता रही हूँ कि दूसरे वाले बच्चे को पता रहता है कि हाँ, सामने वाला जो इंसान है, अगर मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलूँगी तो उसको कितना बुरा फ़ील होगा। मैं उसको हर्ट करूँगी बिना वजह अपनी मस्ती के लिए, तो उस इंसान को कितना हर्ट होगा, और उसको हर्ट होगा तो उसका बदला वो ले या ना ले, भगवान मेरे से लेंगे, मतलब लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा पे इस इंसान को बिलीव होता है जो ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि मैं किसी के साथ अच्छा करूँगी तो मेरे साथ खुद अच्छा होगा, बुरा करूँगी तो मेरे साथ खुद बुरा होगा, सिंपल बात है। तो वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो उनके साथ क्या होता है, जो उनके साथ जो गलत किए रहते हैं ना, उनका गलत कर्मा उनके पास जाता है, और जो इंसान सही रहता है, अपना 100% देता है, चाहे वो प्यार हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, हर चीज़ में कभी गलत कुछ नहीं करता है वो इंसान के लिए, जो उसके साथ पूरे उसकी लाइफ की धज्जियाँ ही क्यों ना उड़ा दिया हो, तो उसका कर्मा कैसे वापस आता है कि उसको किसी और इंसान के रूप में वो चीज़ें डबल होके मिलती हैं, मतलब अच्छा कर्मा।
ये चीज़ें होती हैं कर्मा का खेल। और उस टाइम जो दूसरा वाला इंसान है उसको जो इमोशनल ज़्यादा था, अगर वो किसी आगे चल के इन फ्यूचर अगर वो किसी और रिलेशन में आता है, तो उसको अपनी बाउंड्रीज़ पता होगी, उसको लिमिट्स पता होगी कि मुझे किस हद तक रहना है रिश्ते में, कहाँ मुझे नहीं झुकना है और कहाँ मुझे कंट्रोल नहीं होना है इस इंसान से। बस आप यही लेसन सीखने आए थे एक दूसरे से। तो आप उस इंसान के बारे में, मैं तो बोलूँगी, मेरी आप बात मान लेना, आप उस इंसान के बारे में कभी गलत मत बोलो या कभी गलत आप चाहो भी मत। आप उस इंसान को ब्लेसिंग दे दो, ब्लेसिंग्स दे दो कि थैंक यू सो मच। अगर कभी वो इंसान आपके सामने से भी गुजरे ना, तो थैंक यू बोलना ज़रूर कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं एक बेटर पर्सन बन पाया, बन पाई। मैं अपनी वैल्यू समझ पाई। अगर तुम उस टाइम मुझे इस हद तक नहीं तोड़े होते, तो मैं अपनी वैल्यू नहीं समझ पाती, नहीं समझ पाता। आज मैं जैसी हूँ वैसी नहीं। अगर आप नहीं भी मिल रहे हो ना, तो भी आप मन में ही उस इंसान का एक बार दिल से थैंक यू ज़रूर करना कि थैंक यू सो मच। अब आप सोच रहे होगे कि थैंक यू क्यों कहने को बोल रही हूँ मैं, तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो, वो बेचारा इंसान, उसको भी नहीं पता था कि वो आपकी लाइफ में आएगा तो अच्छे बुरे के लिए आएगा या कुछ भी। भले उसका अगर दिमाग में पहले से हो कि अब मुझे इस इंसान के साथ गलत करना है, लेकिन अगर भगवान चाहते ना, उसका दिमाग बदल देते, वो आपके साथ सही हो जाता। लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था। वो जिसके लिए बना होगा उसके लिए ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। वो आपकी लाइफ में एक लेसन बन के आया था, आप लेसन सीख गए, वो इंसान चला गया, आप चले गए उसको छोड़ के। ये चीज़ें होती हैं। तो उस इंसान को आप ब्लेसिंग्स दो, मेरी मानो तो उसको ब्लेस करो कि वो अपनी लाइफ में जहाँ रहे ग्रो करे। क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होने में जितना सबसे बड़ा हाथ जिसका है ना, वो उसी इंसान का है। भले नेगेटिव वे में ही सही, लेकिन उस इंसान का है कि वो आपके अंदर छुपे एक बेटर वर्जन को, आपकी एक स्ट्रॉन्ग वर्जन को बाहर निकाल पाया। और खुद को भी थैंक यू बोल देना कि आप कहीं न कहीं उस इंसान को रियलाइज़ हो ना हो, लेकिन आप उसके अंदर एक सेंसिटिव, एक इमोशनल वाले इंसान को जन्म दे के आ चुके हो। उसके अंदर वो इमोशंस आ रही हैं, वो बताए या ना बताए। तो उस इंसान को ब्लेस करो कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उनको फॉरगिव कर दो। उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया, आप सब भूल जाओ। आप बस इतना याद रखो कि आपको आगे अपनी लाइफ में ग्रो करना है। और आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब आप माफ़ कर देते हो ऐसे लोगों को, तो वैसा लाइफ में आपका दोबारा कोई चीज़ नहीं होता, दोबारा लोग नहीं आते। तो अब तब तो आप लोग ध्यान रखो अपना, खुश रहो, हर